नमस्कार दोस्तों हमारे अधिगम टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और दोस्तों हर एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो बाल विकास टॉपिक है, इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बाल विकास। आप दोस्तों अंत तक मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखना, आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा यहां पर अध्ययन करवाया जाएगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों यहां पर पहली आपको एक लाइन लिखी गई है जिसको आपको देखना होगा। लिखा गया है अधिगमकर्ता का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और अन्य, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अंतर्गत आते हैं बाल विकास के अंतर्गत। और इनका हम जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में। दोस्तों अभिवृद्धि का मतलब आप समझो तो हमारी शारीरिक वृद्धि में जो शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे हाथ पैर बढ़ते हैं, इसको कहते हैं। और विकास किसे कहते हैं दोस्तों? जो हमारा मानसिक विकास होता है। जैसे आप अपने मानसिक विकास को समझिए, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोल नहीं सकते हैं, उसको विकास कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अभिवृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। जो कोशिकाओं में वृद्धि होगी, जिस प्रकार हमारे हाथ की कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो हाथ की लंबाई बढ़ेगी। एक बालक का हाथ होता है वो छोटा होता है, जैसे ही वयस्क होता है, किशोरावस्था पार करता है तो उसका हाथ लंबाई पार कर लेता है। ये क्या है? कोशिकाओं में वृद्धि होती है और यही क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि शामिल है। तो दोस्तों यहां से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसे बनेगा कि बालों का बढ़ना है, अभिवृद्धि है, विकास है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन है वो बन सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों फ्रैंक के अनुसार क्या कहा गया अभिवृद्धि के बारे में। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। दोस्तों आगे चलते हैं, करते हैं विकास के बारे में चर्चा। विकास क्या होता है? व्यक्ति के समग्र परिवर्तन ही विकास है। व्यक्ति के अंतर्गत अगर शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, ये सब कुछ अगर परिवर्तन हो रहा है, इनके अंदर विकास हो रहा है तो उसको ही विकास कहते हैं। दोस्तों यहां परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वास्तव में विकास भी अभिवृद्धियों का योग है। दोस्तों विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्य कुशलताएं प्रदर्शित होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना, ये तो क्या है? अभिवृद्धि है। लेकिन इसके कारण जो शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलताएं उत्पन्न होती है, हाथ और पैर तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ जो हमारी मानसिक कार्य कुशलताएं, जो शारीरिक कार्य कुशलताएं विकसित होती है, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विकास कहते हैं। हरलोक ने क्या कहा था विकास के बारे में, यह देख लेते हैं दोस्तों। तो हरलोक ने कहा था विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है वो निहित रहता है। दोस्तों तो यह हो गई हमारी अभिवृद्धि और विकास। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका यहां से, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे आपके सीधा क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो देखते हैं पहला अंतर अभिवृद्धि और विकास में। अंतर में पहला है अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में परिवर्तन से है। विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? किसी भी जो हमारा शरीर है उसके अंग या उसका जो उपअंग है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक होता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जो अभिवृद्धि होती है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। तो अभिवृद्धि है जो एक निश्चित सीमा आती है उसके बाद में रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली क्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया
होती है दोस्तों। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, यह विकास की प्रक्रिया का अवयव भाग या हिस्सा है दोस्तों। जो अभिवृद्धि होती है यह विकास के अंतर्गत ही आती है, विकास का ही एक भाग होती है। विकास का अर्थ है जो व्यापक होता है, इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष से है बल्कि संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक आदि सभी पक्षों से होता है दोस्तों। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, जो अभिवृद्धि होती है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। विकास में समानता होती है लेकिन इसकी दर सीमा में अंतर होता है, इसकी दर और सीमा में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि मात्रात्मक, प्रत्यक्ष व बाह्य होती है। विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है, विकास गुणात्मक होता है। यानी जो अभिवृद्धि होती है उसको हम मात्रात्मक नाप सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारा क्या होता है विकास होता है उसको हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं। तो प्रत्यक्ष होती है, बाह्य होती है, बाह्य रूप से होती है, हमें दिखाई देती है, जबकि विकास हो वो अप्रत्यक्ष होता है और आंतरिक रूप से होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है, विकास को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसको नापा तोला नहीं जा सकता है दोस्तों। ये हो गए विकास और अभिवृद्धि में जो प्रमुख अंतर है, और इनसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपने नोट्सों के अंदर इनको ध्यान से लिखते जाइए दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, और इनसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपके सामने सीधा आएगा कि अभिवृद्धि एवं विकास के निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, या अभिवृद्धि और विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत है। तो इनका नाम आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। दूसरा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, जैसे भ्रूण का बनना, बालक का जन्म लेना, चलना फिरना, पढ़ना, ये क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट है चौथा हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दोस्तों, विकास की दिशा का क्या सिद्धांत होता है, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है दोस्तों। मस्तकोन्मुखी भी कहते हैं, सिरोपुंज विकास यानी सिर से पैर की ओर, केंद्रीय परिधीय विकास, और निकट दूर विकास, यानी सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, धड़ बनेगी, फिर जो हमारे पैर है जैसे हाथ है इनका विकास होगा, अंत में अंगुलियों का विकास होगा। तो ये विकास के हैं, इनके बारे में सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। छठवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और परस्पर जो संबंध का सिद्धांत है इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, और नैतिक विकास है। इनके बारे में हम बाल विकास में हर एक टॉपिक को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान यानी जिसे मॉडल कह सकते हैं का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, और परिमार्जिता का सिद्धांत लाभ के साथ। तो ये सिद्धांत है, इनके नाम आपको याद होना जरूरी है क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, विकास की अवस्थाएं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास की अवस्थाओं में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों शैशवावस्था होती है जो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्षों तक होती है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होती है जो 5 या 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। इसके अंतर्गत 2 जो भाग है उनको माना गया है बाल्यावस्था के अंतर्गत। पूर्व बाल्यावस्था होती है वो होती है 6 से 9 वर्ष की, और उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 10 से 12 वर्ष की मानी गई है। तो इनसे भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था है दोस्तों, इसको भी 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। 12 से 18 वर्ष इसकी उम्र होती है, 12 से 18 वर्ष के मध्य इसको माना गया है। पूर्व किशोरावस्था होती है वो होती है 13 से 16 वर्ष की, और उत्तर किशोरावस्था होती है वो 16 से 18 वर्ष तक की होती है दोस्तों। और प्रौढ़ अवस्था होती है जो 18 वर्ष से अधिक प्रौढ़ अवस्था होती है दोस्तों। आगे हम दोस्तों आज इस वीडियो में जो मुख्य चर्चा करेंगे वो करेंगे शैशवा अवस्था के बारे में। सिर्फ और सिर्फ आज हम इस जो वीडियो है इसके अंदर हम शैशवा अवस्था देखेंगे। तो शैशवा अवस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 या 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। जैसे ही बालक
या बच्चे का जन्म होता है, उसका जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था। बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज्यादा निर्देशन व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर क्या करती है, निर्भर करती है। जितना हम उसका निर्देशक करेंगे, जितना उसका निर्देशन करेंगे, जितना उसका हम निर्देश क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उतना ही उसके भावी जीवन की हमें सफलता प्राप्ति की हमें अनुमान या उसकी इन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये परिभाषा दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, और यह क्वेश्चन है जो सबसे बार पूछा जाता है, सबसे अधिक बार पूछा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। क्यों कहा था, इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं, और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो आपको याद यह रखना है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा था। दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। पहला कथन है वैलेंटाइन के अनुसार, इंपॉर्टेंट है ये भी, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जो शैशवावस्था होती है वो सीखने का आदर्श काल होती है। किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। दूसरा कथन है थॉर्नडाइक के अनुसार, 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने। इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। 3 से 6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो प्राय किस में रहता है, अर्ध स्वप्ना अवस्था की अवस्था में रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार, व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों के अंतर्गत बन जाता है, यानी उसका जो निर्माण होना है वो हो जाता है। चौथी परिभाषा दी थी दोस्तों इसकी, वो दी थी वाटसन ने। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो शैशवावस्था होती है उसके अंतर्गत जो सीखने की गति होती है वो सर्वाधिक होती है, विकास की गति होती है वो भी सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है गेसल के अनुसार, गेसल ने क्या कहा था, प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगुना सीख जाता है। और सीटेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो प्रथम 6 वर्ष का बालक है वो बाद के 12 वर्ष का जो बालक है, यानी जो प्रथम 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष का बालक 6 से 18 वर्ष का जो बालक होता है उससे दुगुना सीख जाता है। 6 वर्ष के अंदर ही वो दुगुना सीख जाता है। ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन बन के आता है, तो ये किसने कहा था, गेसल ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारी परिभाषा है वो गुड एनअप के अनुसार, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जो यहां पर आधार नहीं है दोस्तों, आधा है, आधा। तो ये गुड एनअप ने कहा था दोस्तों कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा विकास है वो सिर्फ जन्म से 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है दोस्तों। तो ये 6 परिभाषाएं हैं, और 6 परिभाषाएं हैं ये सभी की सभी किसके बारे में विशेषताएं बता रही है, शैशवावस्था के बारे में विशेषताएं बताती है। और इनसे ही सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है दोस्तों। आगे चलते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं की ओर दोस्तों। एक एक विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, और इनसे सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो दोस्तों शैशवावस्था के अंतर्गत सबसे जो बाकी अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनसे सर्वाधिक अगर तीव्रता रहती है तो वो रहती है शैशवावस्था के अंतर्गत। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास की तीव्रता अधिक रहती है, शैशवावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है मानसिक विकास की तीव्रता, किस अवस्था के अंतर्गत मानसिक विकास है उसकी तीव्रता अधिक रहती है, शैशवावस्था के अंतर्गत दोस्तों। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वाधिक तीव्रता रहती है वो शैशवावस्था में रहती है। कल्पना की संजीवता, कल्पना की संजीवता किस में रहती है, शैशवावस्था में। दूसरों पर निर्भर की अवस्था किसे कहा जाता है, या दूसरों पर निर्भरता इसी अवस्था में रहती है, किसमें, शैशवावस्था में। नेक्स्ट है आत्म प्रेम व स्वयं मोह की भावना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है।
आत्म प्रेम या स्वह मोह की भावना किस अवस्था में, किस अवस्था में, शैशवावस्था में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 8वां है हमारे नैतिक गुणों का अभाव। तो दोस्तों नैतिक गुणों का अभाव आपको पता है किस अवस्था में रहेगा, अगर आप सोचोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, किस में रहेगा, शैशवा अवस्था के अंतर्गत रहेगा। 9वां है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार किस अवस्था में किया जाता है, शैशवा अवस्था के अंतर्गत किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो ये विशेषताएं हैं इनसे सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है काम शक्ति का प्रदर्शन। काम शक्ति का इसके अंतर्गत प्रदर्शन किया जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। दोहराने की, अगर आप उसको बोलोगे पा तो वो बोलेगा पा, फिर बोलेगा पा, यानी दोहराने की अवस्था रहती है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो शैशवावस्था यानी जो शैशव होता है, जो शिशु होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी होता है दोस्तों। और 15वां है हमारा, वो है संवेगों का प्रदर्शन। तो शिशु होता है वो हमेशा अपने संवेगों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सिर्फ शैशवावस्था ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मानसिक विकास, शारीरिक जो हमारा संवेगात्मक विकास है या सामाजिक विकास है, उनके बारे में हम धीरे धीरे 4 से 5 वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि ये वीडियो है आपको कैसा लगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।